नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उसमें पहली न्यूज है कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। तो एक्चुअली क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। टेक्नोलॉजी हम क्यों ला रहे हैं और किसके लिए टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो टोयोटा की जो कार है सेडान, उनने पहली फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च की है और इसको सरकार ने भी बढ़ावा दिया है ताकि मेकर हैं इस फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पे क्या कर सकें, काम कर सकें। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक क्यों की जा रही है, क्योंकि भारत सरकार क्या कर रही है आज के समय में, पेट्रोल और डीजल में ब्लेंडिंग कर रही है किसकी, एथेनॉल की। और हमने 2025 तक टारगेट को 20 तक 25 तक टारगेट को सेट किया है कि हम 20% पेट्रोल में एथेनॉल को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मतलब ब्लेंडिंग करेंगे तो मतलब क्या है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और जब अरब कंट्री से जो हम तेल एक्स इंपोर्ट करते हैं उस पर भी हमारी निर्भरता क्या होगी, कम होगी। और पॉल्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। और किसानों की जो आय है वो भी बढ़ेगी क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी उससे हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास व्हीकल होने चाहिए, इंजन ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, ड्यूएल जो फ्यूल है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल है, उसको क्या करे, अडॉप्ट करे और उसमें क्या करे, एफिशिएंसी का निर्माण करे। तो इस बात पे हम बात करेंगे। तो इसीलिए जो टोयोटा की जो सडन कार है उसमें पहली टेक्नोलॉजी हम लेके आए हैं, फ्लेक्स फ्यूल कार उनने इंट्रोड्यूस की है ताकि ब्लेंडिंग पे काम कर सके इंजन और उसकी एफिशिएंसी बरकरार रखी जा सके और उनका पॉल्यूशन लेवल भी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो आपने इसको समझा। यूनाइटेड नेशन में क्या है, अमेरिका में क्या है, 21 मिलियन फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है। अभी हमारे यहाँ कितना है, पहला है। ब्राजील इसमें क्या है, लीडर है। फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी एक्चुअली क्या है कि इंटरनल जो कंबंशन इंजन होता है वो रेगुलर जो हमारे जो पुराने पेट्रोल और डीजल व्हीकल होते थे उसकी तरह नहीं होता है। ये केवल क्या होता है, वन या मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल या फिर इवन ऑफ मिक्सचर पे भी काम ये कम कम कर सकता है। आप समझ आ रही है कि मिक्सचर पे काम करेगा, मतलब भारत सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल में एथेनॉल को मिक्स कर रही है। तो हमें ऐसे क्या चाहिए, व्हीकल चाहिए जो फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर आधारित हो ताकि हमारे जो मिक्सर कर रहे हैं वो एफिशिएंसी क्या हो, बरकरार हो। ठीक है, ये क्या करेगा, 100% या तो पेट्रोल पे भी काम करेगा या एथेनॉल पे भी काम कर सकता है। मान लो कि जो कन्वेंशनल जो इंजन होता है उसकी अपेक्षा इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसको वन फ्यूल सिस्टम की जगह हम क्या करके ला रहे हैं, वन फ्यूल सिस्टम की जगह पे हमको बाई फ्यूल या मल्टी फ्यूल की बात करेंगे। दूसरा, इसमें इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में कुछ चेंजेस किए गए हैं। कैलिब्रेट करेगा क्या, हायर ऑक्सीजन को क्या करेगा, कंटेंट को अडॉप्ट करेगा, अकोमोडेट करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जैसा आप देख पा रहे होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है, ईसीएम, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो इंजन काम करता है, फ्यूल इंजेक्ट होता है इसकी सहायता से। तो ये क्या करता है, हमारा ये फ्यूल पे काम करता है। तो इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। बाकी जो टेक्नोलॉजी कार की रहती है वो क्या है, हमारी सेम है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, 95% नहीं, सॉरी 95 नहीं, 9.5% एथेनॉल अभी हम टारगेट को अचीव कर चुके हैं। पेट्रोल में हमने इनको मिला दिया है। 10% हम 2 नवंबर 2022 तक अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और 2022 तक इसको कितना करेंगे, 20% पे लेके आएंगे। और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। कल के लेक्चर में हमने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी भी पढ़ी,
और जनरेशन ऑफ फ्यूल भी पढ़े। तो अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो कल के लेक्चर आप देख सकते हैं, उसके माध्यम से आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और आपका जो पूरा टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव क्या है वही मैंने आपको बता दिया कि जो पॉल्यूटेंट हैं, हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको कम करेगा। और हम बाहरी देशों पर जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उन ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस पर क्या होगी, कमी होगी। इससे क्या होगा, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे। फूड ग्रेन जो सरप्लस हमारा फूड ग्रेन सिस्टम होता है उसके माध्यम से हम बायोफ्यूल बना पाएंगे, अर्थात एथेनॉल बना पाएंगे और उसको ब्लेंड कर पाएंगे और इससे हम ट्रांसपोर्टेशन भी काम कर पाएंगे। नागरिक क्या कर सकेंगे, फ्लेक्सिबल हो सकेंगे कि उनको पेट्रोल पे किसी व्हीकल को चलाना है या फिर ब्लेंडिंग फ्यूल पे चलाना है या केवल एथेनॉल पे चलाना है, तो इससे चॉइस बढ़ेगी। और किसानों की फार्मर भी बढ़ेगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इससे वेस्ट टू एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, तो किसानों को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। और देश में क्या होगा, बायोफ्यूल व्हीकल भी जनरेट होंगे, मतलब बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगी, हमारी चॉइस भी बढ़ेगी। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि ये क्या है, इस फ्यूल का अगर हम यूज करते हैं मोटे पावर में तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 90% जो एथेनॉल हम प्रोड्यूस करते हैं वो शुगर केन से करते हैं और शुगर केन उत्पादन करने में हमको वाटर की आवश्यकता अधिक होती है। और जबकि हमारे देश में हम क्या कर रहे हैं, वाटर संकट की ओर जा रहे हैं, तो इस ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। ठीक है, एडिशनल हमको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एथेनॉल एथेनॉल गैसोलीन की तरह फ्यूल एफिशिएंट नहीं होता है, तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो इस बात हमारे क्या है, ये कंसर्न है, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ कंसर्न है, तो हमको क्या करना है, कंसर्न को दूर करना है। आगे चलते हैं, न्यूज चर्चा में है एलिफेंट कंजर्वेशन से संबंधित। तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं वो एलिफेंट की लैंग्वेज सीख रहे हैं ताकि एलिफेंट को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, उनका रेस्क्यू कर सकें। तो दो तरह के एलिफेंट हमेशा चर्चा में रहते हैं, एक अफ्रीकन एलिफेंट रहता है, एक एशियन एलिफेंट रहता है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। अफ्रीकन एशियन के जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं, अफ्रीकन शेप्ड ईयर होते हैं, और एशियन के क्या होते हैं, स्मॉल राउंडेड और ईयर होते हैं। टू फिंगर फॉर ग्रेस्पिंग की होती हैं और इनमें वन फिंगर होती है। हेड इनका सिंगल डॉम में होता है, किनका, अफ्रीकन का, जैसे आप देख पा रहे हैं। और जो एशियन है इनका जो डॉम हेड होता है ट्विन डॉम होता है, जैसे एक डॉम यहाँ मिलेगा और एक डॉम इनका यहाँ मिलेगा, जबकि इनका क्या होगा, सिंगल होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इनकी हाइट जो ये अफ्रीकन होते हैं 9 to 13 मीटर होती है, काफी टॉल होते हैं, और ये 6.5 से लेकर 9 तक होते हैं। इनका वेट 8800 से लेकर 15400 तक होता है, ये थोड़ा कम वजन होते हैं। मतलब अगर अफ्रीकन की, आपको अफ्रीकन में अगर ध्यान रखना है तो इस बात को ध्यान रखना है। बाकी ये क्या होंगे, कमतर होंगे, किसकी अपेक्षा, अफ्रीकन की अपेक्षा जो एशियन एलिफेंट है वो क्या होंगे, कम होंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में पढ़ लें। अफ्रीकन एलिफेंट एक्चुअली क्या है, एक होते हैं अफ्रीकन सवाना जिसको बुश बोलते हैं, एक होते हैं अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिमेंट। अफ्रीकन जो सवाना एलिमेंट हैं उनको आईयूसीएन की लिस्ट में इंडेंजर कैटेगरी में रखा है, और अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिमेंट है उनको क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में रखा है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अफ्रीकन जो फॉरेस्ट एलिफेंट है उनको खतरा ज्यादा है इनकी अपेक्षा। अफ्रीकन सवाना या बुश एलिफेंट क्या होते हैं, लार्जर एलिफेंट होते हैं, एनिमल होते हैं, सब सहारा अफ्रीका रीजन में देखने को मिलते हैं। और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं वो स्मॉलर एनिमल होते हैं और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका रीजन में हमको देखने को मिलते हैं। तो इस बात को आप स्पेशली ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपीएससी कभी कभी डीपली प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, अब
इनकी कुछ विशेषताएं हैं। अफ्रीकन एलिफेंट हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार और देख लेते हैं। लार्जर होते हैं, लार्जर क्या है, लैंड एनिमल है। जबकि जो एशियन एलिफेंट होते हैं वो, उनका जो ईयर होता है वो कम होता है, और जबकि एशियन का क्या होता है, छोटा होता है। एलिफेंट ये एक्चुअली क्या करते हैं, फीमेल लेड ग्रुप में सवारी करते हैं, माने ये ग्रुप में चलते हैं, उसका नेतृत्व कौन करता है, फीमेल करती है। ठीक है, कि स्पेशली क्या होते हैं कि स्टोन स्पीसीज होते हैं। इसका मतलब है कि इनके अगर ये किसी फॉरेस्ट में है तो वहां का जो इकोसिस्टम है वो क्या होगा, वेल डिफाइन होगा, वेल जनरेट होगा, इसलिए इनको बोला जाता है कि इकोसिस्टम इंजीनियर इनको बोला जाता है। ये इकोसिस्टम की क्या करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, और वहां के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, और पर्यावरण का संरक्षण वहां को हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब एशियन एलिफेंट देख लेते हैं। 13 रेंज कंट्री में हमको देखने को मिलते हैं, साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया में। इनकी जो आयुष्य स्टेटस है वो इंडेंजर है, साइट के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। और इनकी जब 2007 में पॉपुलेशन की गई तो 27682 है, और 2012 में की गई तो 31368 है। सबसे ज्यादा कर्नाटक में देखने को मिलते हैं, उसके बाद केरला में, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कर्नाटक, उसके बाद केरला। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए 1992 में एक प्रोजेक्ट लेके आई जिसका नाम दिया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ताकि इनको संरक्षण किया जा सके, और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। ये एलिफेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करेंगे, और मैन और एनिमल जो कन्फ्लिक्ट होता है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, और एलिफेंट की संख्या को हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, भारत में कुछ एलिफेंट रिजर्व हैं, जैसे कामेंग एलिफेंट रिजर्व है, हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में। सुनीतपुर एलिफेंट रिजर्व है, हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये एलिफेंट रिजर्व है, आप इनको एक बार पॉज करके सारा पढ़ लेना, आपको या 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। स्पेशली आपको ये वाले पढ़ने हैं, और स्पेशली आपको ये वाले पढ़ने हैं, बाकी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब कुछ एक माइक हमेशा चर्चा में रहता है जो एलिफेंट के संरक्षण से संबंधित बात करता है। माइक को जो साइट हमारा संस्थान है उसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो अफ्रीकन एलिफेंट है और जो एशियन एलिफेंट है उनका क्या करना, संरक्षण करना, उनका बढ़ावा देना। और हमारे देश में कुछ माइक साइट भी हैं, जैसे मैसूर में है, नीलगिरी में है, वायनाड केरला में है, और मयूरभंज उड़ीसा में है। ठीक है, गारो हिल्स में है, ईस्टर्न द्वार में है, चिरांग रिपू असम में है, देवमाली में है, दियांग पटकई में है। ठीक है, और कुछ ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड में भी देखने को मिलती हैं, पाकिस्तान में भी देखने को मिलती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारी कुछ महत्वपूर्ण साइटें हैं माइक, तो आप स्पेशली ध्यान रखना कौन सी, मयूरभंज, और ये दियांग पटकई असम में है, और देवमाली अरुणाचल प्रदेश में है, और ये गारो हिल्स, ठीक है, ईस्टर्न द्वार और चिरांग रिपू यहाँ पे देखने को मिलती है असम में, और ये वाली यहाँ पे देखने को मिलती है, और बांग्लादेश में भी कुछ साइटें हमको देखने को मिलती हैं। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चर्चा में है। इनने 12,000 साल पुराने कुछ आर्टिफैक्ट फाइंड किए हैं। तमिलनाडु का एक गांव है बेड्डाकुट्टुपट्टू, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक मेसोलिथिक पीरियड के भी हैं, संगम मिरा के भी हैं, और अर्ली और लेटर पल्लवा काल के भी देखने को मिलते हैं। तो आप इन चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या देखने को मिला है, एक्स देखने को मिले हैं, स्केपर देखने को मिले हैं, क्लीवर्स देखने को मिले हैं, चॉवर्स देखने को हमको मिलते हैं, और कुछ चीजें संगम इराक की भी देखने को मिलती हैं, रोमन एम्पायर से संबंधित देखने को मिलती हैं, और पल्लव काल से भी देखने को हमको मिलती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, और जो आर्कोलॉजिकल रिसर्च को बढ़ावा देती है, प्रोटेक्शन को बढ़ावा देती है, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको भी क्या करती है, संरक्षण करने का प्रयास करती है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये क्या करती है, जो हमारे आर्कोलॉजिकल साइट हैं, इंसेंट मॉन्यूमेंट हैं,
और रेमेंस नेशनल इंपोर्टेंस की साइट है उसको संरक्षण में प्रयास करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1861 में इसको स्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और ये क्या करती है? रेगुलेट करती हो और आर्कोलॉजिकल साइट को किसके माध्यम से? एंसेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट और रमेन एक्ट 1958। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करती है। आर्टिकिट एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972 को भी ये देखती है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, स्पेशली हमारे लिए संस्था क्या है? महत्वपूर्ण है और हाल ही के दिनों में चर्चा में भी रही है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्रैगन फ्लाई कुछ स्पीसीज चर्चा में है। एक सर्वे हुआ कि दिल्ली बायोडायवर्सिटी पार्क में कुछ लो रेनफॉल देखने को मिला। क्यों? कि ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज हमको कम देखने को मिली। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यूपीएससी क्या करता है? आपको नाम दे देगा, पूछ लेगा कि ये किससे संबंधित है, तो आप इन नाम को ध्यान रखेंगे। स्पाइनी हॉर्नटेल, गोल्डन डार्टलेट, डिच जोएल और पीट पैडी स्कीमा। तो ये चारों जो प्रजाति हैं वो किससे संबंधित हैं? ड्रैगन फ्लाई से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे होंगे, स्पाइनी हॉर्नटेल ए है, गोल्डन डार्टलेट ए है, डिच जोएल ए है, ठीक है, और पैड पैडी स्कीमर ये हमको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी क्या हाल ही हुआ? हाल ही में घटना रिपोर्ट निकल के आई है कि हमने 75 नेशंस को डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है। और हम ना मेजर जो एक्सपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशन, फिलीपींस, अदर कंट्री को हम करते हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट एशिया और अफ्रीका को देखने को मिलते हैं। 21-22 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 13,000 करोड़ का देखने को मिला, जो कि हाईएस्ट है। 2021-22 में जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है 70% है, और 30% किसका है? पब्लिक सेक्टर का है। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था? 90% था इससे पहले, और बाकी कितना था? 10% सरकार का था। तो आप इसमें देखना प्राइवेट सेक्टर में क्या हुई है? कमी हुई है। तो आप इस बात को ध्यान रखना। सरकार का लक्ष्य ये है कि सरकार 2025 तक 25 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करना चाहती है। सरकार ने कुछ स्टेप लिए जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। जिस सरकार ने एफडीआई की लिमिट 74% कर दी 49 से लेकर 2020 में। सरकार डिफेंस कॉरिडोर स्टेब्लिश किए, कहाँ? उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सरकार डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी प्रोसीजर 2020 लेके आई ताकि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल सके। सरकार मिशन रक्षक ज्ञान शक्ति लेके आई ताकि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें जो आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट से संबंधित अवधारणा को बल मिले। सरकार ने डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव लेके आई ताकि हम क्या कर सकें? डिफेंस सेक्टर में अपनी आत्मनिर्भरता और उसको बढ़ावा दे सकें। ठीक है, सरकार ने अभी जो इंडियन डेवलपमेंट किए हैं, अभी हाल ही में हमने पढ़ा आईएनएस विक्रांत को डेवलप किया। सरकार ने मैक 3 को डेवलप किया जो कि हेलीकॉप्टर है। सरकार न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल डेवलप कर रही है जिसका अग्नि P9 है। सरकार ने फिलीपींस के साथ 374 मिलियन डॉलर की डील की और वो ब्रह्मोस मिसाइल को वहां पे सेल करने का प्रयास कर रही है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया? 2016-17 में डिफेंस प्रोडक्शन कितना किया? 74,121 का करोड़ में, और एक्सपोर्ट कितना किया? 1521 का। फिर प्रोडक्शन 78,817, एक्सपोर्ट 4682। 18-19 में 80, 502, एक्सपोर्ट इतना, और 20 में इतना और एक्सपोर्ट इतना। तो आप देख पा रहे होंगे एक्सपोर्ट में हमने लगातार 2016-17 से क्या की है? बढ़ोतरी की है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ट्रेंड आप ध्यान रखना, आपको प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, अब नेशनल सर्विस स्कीम चर्चा में है। इनको प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है 2020-21 का। अब इसको 1969 में स्टेब्लिश किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के अंतर्गत काम करती है। ऑब्जेक्ट क्या है? कि व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व का निर्माण करना, स्टूडेंट यूथ को वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक आधार पर
समुदायों को सर्विस देना। वो सर्विस कैसी हो सकती है? पर्यावरण से संबंधित हो सकती हैं, साक्षरता से हो सकती हैं, शिक्षा से हो सकती हैं, और राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो 1969 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन मेगा चक्र चर्चा में है। इसको सीबीआई ने लॉन्च किया। जो चाइल्ड सेक्सुअल मैटरनल जो ऑनलाइन जो शिकायत देखने को मिलती है उसके माध्यम से। इससे पहले नवंबर 2021 में ऑपरेशन कार्बन चलाया गया, जो भी इसी से संबंधित है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मेगा चक्र और ऑपरेशन कार्बन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, किसने किया? सीबीआई ने। और सेक्सुअल ऑनलाइन जो हरासमेंट होता है उसके विरुद्ध देखने को मिला। सीबीआई इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का क्या है? इमेज और वीडियो डाटाबेस को इकट्ठा करती है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। और सीबीआई के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो वहां से आप देखना इसको, आपको समझ में आएगा। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है। सरकार चाह रही है कि हम 207 हेक्टेयर क्या करें, इसकी लैंड को नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डी नोटिफाइड करें, ताकि जो इलीगल माइनिंग है उसको कम किया जा सके। आप न्यूज पढ़ते होंगे कि चंबल नदी में इलीगल माइनिंग हो रही है और एक आईपीएस अधिकारी की डेथ भी हो गई। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चंबल नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में स्टेब्लिश हुई, और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे देखने को मिलती है। चंबल नदी पे देखने को मिलती है। चंबल नदी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये हमको देखने को मिलती है। इसमें जो महत्वपूर्ण स्पीसीज है वो घड़ियाल, जैसे हम देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसको इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है, जैसे आप ये चंबल नदी देख पा रहे होंगे, और ये आपको नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। ठीक है। अब घड़ियाल की हम आयुसन स्टैंडर्ड देख लेते हैं, स्टेटस क्या है। तो घड़ियाल क्रिटिकल इंडेंजर स्टेटस देखने को मिलता है, स्पेशली याद रखिएगा। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, ये हमको देख रहे हैं। चंबल की सहायक नदी कौन सी है? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। इसके अलावा और भी छोटी छोटी नदी हैं, तो आप इसको एक बार देख लेना। आप ये आपको बेसिक जो महत्वपूर्ण नदी ये हैं, बनास, काली सिंध और पार्वती, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। और यमुना की कौन कौन सी हो गई? सिंध, बेतवा, दसान, केन, ये यमुना की सहायक नदी हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। डिजिटल ट्रस्ट चर्चा में है। शब्द डिजिटल ट्रस्ट क्या है? कि सिक्योरिटी होनी चाहिए डिजिटल क्षेत्र में, प्राइवेसी होनी चाहिए डेटा की, और डेटा को इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और रिस्क को हम क्या कर सकें? मैनेज मैनेज कर सकें। तभी लोगों का सरकार पे क्या होगा? डिजिटल ट्रस्ट डेवलप होगा। ये शब्द चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसका ने एक रिपोर्ट डेवलप की जिसका नाम है स्टेट ऑफ डिजिटल ट्रस्ट रिपोर्ट 2022। ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हरिजन सेवक संघ चर्चा में है। इसका 90 फाउंडेशन डे मनाया गया। इसको ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग भी बोलते हैं, जिसको महात्मा गांधी ने 1932 में इस्टेब्लिश किया, ताकि जो छुआछूत है उसको हम क्या कर सकें? दूर कर सकें, उसको बराबरी का हम दर्जा दे सकें। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अंबेडकर के बाद इसको, अंबेडकर जब जेल में थे, जब पूना पैक्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने इसके काम करना स्टार्ट किया, और जो हरिजन से संबंधित उनका उत्थान करने का उनका प्रयास लगातार रहा। हरिजन सेवक संघ के जो अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिरला थे, और सेक्रेटरी थे कौन थे? अमृतलाल ठक्कर थे। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ ही लिया कि इनका जो नॉन वायलेंस तरीके से हम क्या करें, इनको उत्थान दें, और जो अनटचेबिलिटी है उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है। सरकार ने एक स्वच्छ टाइकून चलाया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसन और अर्बन अफेयर है। जो हमारा वेस्ट रहता है उससे हम क्या करें? टॉय का निर्माण कर सकें, ताकि टॉय के प्रति लोगों का बढ़ावा हो, और टॉय इंडस्ट्री को क्या हो? बढ़ावा मिल सके। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी पिछले लेक्चरों में, कि सरकार चाह रही है कि टॉय के माध्यम से हम क्या करें? आंगनबाड़ी केंद्रों में उन बच्चों को शिक्षा दें, ताकि टॉय इंडस्ट्री को भी क्या मिलेगा? बल मिलेगा। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉय लेके आई है, ताकि ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडमेड टॉय है, उनको बढ़ावा मिले ग्लोबल लेवल पर, और हम ग्लोबल टॉय हब के रूप में देखने को मिलते हैं। जबकि
चाइना के द्वारा हमारी जो इंडस्ट्री उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। एक महिला चर्चा में है जिसको नारायणी बोलते हैं, इनका नाम नारायणी है, 65 साल की ओल्ड लेडी हैं और ये 25 किलोमीटर डेली वॉक करती हैं। 4:30 बजे से इनकी वॉक स्टार्ट होती है और ये स्टूडेंटों को पढ़ाने निकलती हैं, और इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सोशल सर्विस के प्रति डेडिकेशन है, तो आप इसको कहीं इथिक्स में कोट कर सकते हैं। कहीं भी आपका प्रश्न आता है सोशल सर्विस से संबंधित, तो इनका नाम आप कोट कर सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और 50 साल से ये काम कर रही हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टीचर के रूप में इन्होंने काम किया। अब एक रिवर पढ़ लेते हैं। रिवर ये है कि गंगा नदी। गंगा नदी, सबसे पहले कुछ पॉइंट है उनको पढ़ लेते हैं। यहां से देखो अलकनंदा निकलती है और धौली गंगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? विष्णु प्रयाग। और ये अलकनंदा और नंदकनी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? नंद प्रयाग। और पिंडार रिवर और अलकनंदा मिलकर क्या बनाती हैं? कर्ण प्रयाग। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और अलकनंदा महानंदा दोनों मिलकर बनाती हैं रुद्रप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर बनाती हैं देवप्रयाग। ठीक है, और यहाँ से यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इनका सीक्वेंस आप ध्यान रखना, आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे ऊपर कौन? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। और यहाँ पे इनका सब में कौन मिल रहा है? अलकनंदा। तो इस बात से आप ध्यान रखेंगे। अब जो गंगा रिवर है ये हमको देखने को मिलती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो देखो, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है, तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और यमुना है, ये अभी नहीं पड़ी, यमुना कौन? इसकी सहायक नदी है। सोन सहायक नदी है गंगा की, ठीक है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण रिवर है। ये ब्रह्मपुत्र है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र की देखो, दिवांग है, कामिंग है, मानस है, रेदक है और जलदाका है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सूरमा है, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिवर है, और तिस्ता है ही जो विवाद भारत और बांग्लादेश के हमें देखने को मिलता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था, कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।